राज्य के मंत्री ही अगर कानून को अपने हाथ में लेकर भीड़ को उकसाने लगे तो हंगामा होना तो तय है। ऐसा ही हुआ काशीपुर में, जहां कुंडेश्वरी चौकी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में खनन कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया और खुद अरविंद पांडे सबसे आगे थे। फिर कानून को पैरों तले रौंदा गया। जी आपने ठीक नहीं कराई। वर्दी में अपने थाने में खड़े पुलिसकर्मी पर गालियों की बौछार करते, डराते, धमकाते ये माननीय हैं गदरपुर के विधायक और सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। मंत्री जी खुद थाने तक चल कर आए थे, खास तौर पर थाना प्रभारी से मिलने, और जब मिले तो मुलाकात कुछ ऐसे शुरू हुई। रेशन वालों को कुर्सी तक नहीं मिलती है यहाँ बैठने में। मुझे धमका रहे हैं, आपके फोन के बाद कह रहे हैं बाली जी आपने ठीक नहीं कराई। मैं तो सुना आपने, सूबे के मंत्री के सामने पुलिसकर्मी की क्या हैसियत है। राज्य सरकार में कद्दावर मंत्री अरविंद पांडे काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी थाने पहुंचे थे। उनके साथ में खनन कारोबारियों की भारी भीड़ भी मौजूद थी। अब मंत्री जी को थाने तक आने की तकलीफ क्यों उठानी पड़ी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरों को देखिए। कैसे मंत्री जी खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी को खुलेआम गालियां देने लगे तो भीड़ बेकाबू हो गई। खनन कारोबारियों ने थाना प्रभारी के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की। थाना प्रभारी ने खुद को कमरे में बंद करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई, मगर थाने में काफी देर तक राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में यह हंगामा होता रहा। आपके फोन के बाद कह रहे हैं बाली जी आपने ठीक नहीं कराई। थाने में हंगामा होता रहा, थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ। मंत्री जी खुद भीड़ को उकसाते रहे और कानून को सबके सामने पैरों के नीचे कुचलते रहे, मगर फिर भी किसी के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पर धक्का मुक्की की गई है, जो सूचना मिल रही है, और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है इस समय, और देखा जा रहा है कि इस समय चुनाव आचार संहिता चल रही है और इस समय इस ढंग की चीज़ें अनवारंटेड हैं। बाद जांच इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। असल में खनन कारोबारियों का आरोप है कि कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी जानबूझकर गाड़ियों को सीज कर रहे हैं और खनन कारोबारियों के साथ पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। इसी मामले को लेकर 500 खनन कारोबारियों को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कुंडेश्वरी थाने पहुंचे थे। अब ये ठीक है कि पुलिस पर खनन कारोबारियों ने आरोप लगाए थे, मगर ये कहां तक ठीक कहा जा सकता है। जिन माननीयों पर कानून को बचाने की जिम्मेदारी है, वही कानून को पैरों के नीचे कुचलकर मनमानी करें और सरेआम एक सरकारी मुलाजिम को कुछ इस तरह धमकाएं। जवाब हुक्मरानों को ही देना होगा। काशीपुर से न्यूज़ 18 के लिए पूरन रावत के साथ गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस हंगामे के बाद अपने समर्थकों और खनन कारोबारियों के बीच पहुंचे और वहां भी उनके तेवर वैसे ही थे। अरविंद पांडे अपने समर्थकों को चुनाव के चलते कुछ दिन चुप रहने की हिदायत भी देते नजर आए हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य को रखने की आवश्यकता है। मैं इस बात से मानता हूं कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोग पीड़ित भी हो कहीं न कहीं, लेकिन दोस्तों ये मेरी जुबान है, मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से कि तुम्हारे दुख की घड़ी है, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वाकई में सत्ता की खनक ऐसी कि आपने वर्दी को भी कुछ नहीं समझ रहे, ऐसे कैसे मंत्री? हाँ देखिए, बिल्कुल ये सत्ता की हनक आप कह सकते हैं इस बात को कि ये मंत्री जी का पहले भी इस तरीके की उनकी विवादित छवि रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिंदेश गुप्ता जी। बिंदेश जी, एक तरीके से आपके मंत्री ही जब कानून तोड़ रहे हैं तो ये किस तरीके के मंत्री हैं? देखिए, घटना का ये मुझे लगता है आपका आंकलन सही नहीं है, क्योंकि जो आप जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं वो मूल घटना के घटित हो जाने की बात की है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय आचार संहिता लगी है, बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि अभी भी सरकार है और सरकार में जो जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वहन करने की
की जिम्मेदारी उन लोगों पर है, चाहे वो मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में हो या किसी और रूप में। ये बिंदेश जी को हम यहाँ जरूर पूछना चाहेंगे कि सरकार अभी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? आप गाली गलौज करेंगे थाना इंचार्ज के साथ? बिंदेश जी, आप ये बताइए कि अगर सरकार आपकी है तो इसका मतलब क्या आप बेखौफ मंत्री नहीं, आप बदमाश बन जाएंगे, बेखौफ थाने के अंदर घुसेंगे अपने समर्थकों के साथ और आप वर्दी फाड़ने की कोशिश करेंगे? ये बिल्कुल ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं कि ये नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि जनता को संरक्षण देने का काम भी सरकार के लोगों का, जो सरकार में है उनका है। वहां पूरी घटना की प्रशासनिक की जांच होनी चाहिए। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, न राजनीतिक का इस पर राजनीति किसी को करनी चाहिए। हाँ, ये है कि जिस तरीके का ये इशू आया है, जिस तरह से ये इशू आप लेकर के आए हैं, आपने जानकारी दी है। मैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश सचिव हैं ललित जोशी जी। ललित जी, ये आज जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जो हरकत की है, एक थाने के अंदर घुसते हैं वो और पुलिस कर्मियों से मारपीट करते हैं, इसे कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? आप कैमरा उस तरफ है, आप उधर देखिए। कोई नई घटना तो है नहीं है पांडे जी के बिहाफ में। ये तो सरासर गुंडागर्दी है जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से लेकर करके पूरे स्टेट से पूरे देश के अंदर जो चल रहा है उसका एक प्रकटीकरण है, जो पांडे जी बार बार हर 2 महीने में 3 महीने में प्रशासन, शासन, जनता सबके साथ मारपीट करते हैं। शैलेंद्र, ललित जी से जरूर ये जानना चाहेंगे, आप जरूर पूछिए इनसे कि यदि ये चीज नई नहीं है तो एक विपक्ष होने के नाते कभी सामने क्यों नहीं आई? ये कभी इसका उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ तमाशबीन बनी रही विपक्ष, देखती रही? कल चुनाव कार्यालय में करने जा रहे हैं, करेंगे, हमारी बात भी हुई है। और हम जरूर मैं पूछता हूं, आप ये बताइए कि अगर अरविंद पांडे का, आपको मालूम है मंत्री जी का रिकॉर्ड क्या रहा है, तो ऐसे में आप उनकी शिकायत करेंगे, क्या करेंगे, आपका रुख क्या रहेगा असल में? नहीं, देखिए चुनाव आचार संहिता का ये सरासर उल्लंघन है कि कोई भी व्यक्ति जाकर के एक प्रशासनिक अधिकारी को या प्रशासनिक महकमे के अंदर जाकर करके उनको इस बात के लिए हड़काए, प्रेरित करे, गलत चीजों के लिए प्रेरित करे या मतदान के पक्ष में जो भी वो कर रहे थे, जो आपको सबको पता है, अगर वो करे तो ये सीधे अरे आप मुझे बोलने देना चाहता हूं कि राष्ट्र के लिए का चुनाव हो रहा है, देश के सामने ज्वलन समस्या है, आप देश जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करें। ये भारत के भाग्य के निर्माण का चुनाव है। क्या कह रहे हैं? 70 साल में ये गली मोहल्ले नालियों का चुनाव नहीं है। अरे मंत्री जी बताइए, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये गली मोहल्ले नालियों का चुनाव तो आपने बना करके रख दिया इस देश को। आपने जो आप ड्रामा करते हैं, जब भी कोई बात हो लेकर के आ जाते हैं बीच में। तुम ही राष्ट्रवादी हो, जो हम जानना चाहते थे उसका जवाब ना तो कांग्रेस दे पा रही है, ना बीजेपी दे पा रही है। फिलहाल हम इनको यही रोकना चाहेंगे, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि इस कदर सत्ता की हनक कहता थी कि जाते हैं आप, तमाम 500 लोगों को लेकर जाते हैं और सीधे थाना इंचार्ज पर ही अटैक कर देते हैं। और बड़ी बात यह कि वहां छुपकर कमरे में छुपता है थाना इंचार्ज और अपनी जान बचाता है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं और ये आप सीधे तौर पे सुन भी रहे होंगे कि ऐसे कैसे मंत्री जो अपशब्दों का इस्तेमाल सीधे तौर पर करते हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने दावा किया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है। हालांकि इस दौरान प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने अपने ही सांसदों को लेकर विवादित बयान भी दिया। श्याम जाजू ने सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा की जाति को लेकर विवादित बयान दिया। जैसे आदमी को रक्षा समिति का इतना बड़ा पद आज तक उत्तराखंड में किसी को भी नहीं मिला था, वो देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। कोश्यारी जी को भी बहुत अच्छे कमेटी का अध्यक्ष पद हमने ही दिया है। अजय टम्टा जी जैसे शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले को उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारी पार्टी ने दिया है। इसलिए उसके लिए कोई उसका आकलन पार्टी के पास है। लोकसभा चुनाव में राज्य कांग्रेस बीजेपी के गेम प्लान में फंसती दिख रही है। कांग्रेस मोदी पर हमलावर है और बीजेपी भी मोदी के चेहरे को आगे करके राज्य सरकार और सांसदों के 5 साल की परफॉर्मेंस से ध्यान हटाने में करीब कामयाब होती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखें। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी के बनाए हुए गेम प्लान पर आगे बढ़ रही है। जी हां, कहानी कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता को हथियार बनाकर बीजेपी पर वार कर रही है। हर रैली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साधा जा रहा है
और इसी वक्त राज्य के 5 सांसदों की परफॉर्मेंस पर कोई बात ही नहीं हो रही। आपके सामने है नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे तुगलकी फरमान देश के प्रधानमंत्री जी ने जारी करने का काम किया, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। और आज जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ये बात कह रहे कि साहब हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, वो मोदी के नाम को इस चुनाव में फिर से भुना लेना चाहती है और मोदी के नाम पर ही फिर से 5 सीटें जीतना चाहती है। इसीलिए बड़ी चतुराई से बीजेपी अपने मौजूदा 5 सांसदों की परफॉर्मेंस पर बात ही नहीं कर रही। यही नहीं, राज्य में भी 2 साल से बीजेपी की सरकार है, मगर बीजेपी की सभाओं में भी राज्य सरकार के कामकाज का जिक्र कम ही हो रहा है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहले भाषण में पहला वाक्य उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और उन्होंने ये करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास की सोच को लेकर के हर क्षेत्र में। राज्य में चुनावी मुद्दा अब सिर्फ मोदी ही है। कांग्रेस मोदी से इतर सोच नहीं पा रही, जबकि बीजेपी मोदी से बाहर जाना नहीं चाहती। लिहाजा राज्य के 5 सांसदों ने 5 साल में क्या किया, किसी को पता नहीं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने गरीबों के परिवार को 72,000 सालाना देने की घोषणा की है। प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा कि योजना गरीब परिवारों में लागू की जाएगी। प्रभारी अनुग्रह नारायण ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो सरकार अपना वादा जरूर निभाएगी और उसके देश की वो 20% आबादी प्रभावित होने वाली है जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। न्याय गरीब को आए, एक योजना अगले उसमें बनाई है कि अगर हम लोगों की सरकार आती है तो हम भारतवर्ष में जो इस समय गरीबी के रेखा के नीचे लगभग 20% लोग रह रहे हैं, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे और न्यूनतम आय उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी गारंटी दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के 4 बड़े नेता इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लिहाजा पार्टी के चुनाव प्रचार पर इसका असर भी दिखने लगा, क्योंकि बड़े नेता खुद अपनी सीटों पर ही घिरे हुए हैं। तो देखिए राज्य का कौन नेता कैसे घिरा हुआ है। चुनावी शोरगुल के साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन इस व्यूह रचना में उसके अपने दिग्गज नेता ही गिर गए हैं। नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार सीट पर तो कम से कम यही दिख रहा है। नैनीताल से उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट आमने सामने हैं। इसी तरह पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में ही घिरे हुए हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के टिहरी से ताल ठोकने की वजह से वो भी प्रचार के लिए बची 4 लोकसभाओं में कम ही जा पाएंगे। कुछ हमारा भी हुनर देखिए, कोई नहीं घेरेगा। और भाजपा अपनी केंद्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की विफलताओं से घिरी हुई है और उनके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों के चक्रव्यूह में भाजपा फंसी हुई है। हरीश रावत, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक और प्रीतम सिंह उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण नेता हैं। लिहाजा इनके अपने चुनाव में व्यस्त रहने से चुनाव प्रचार पर असर पड़ना तय है, लेकिन पार्टियां फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेताओं की लंबी कतार है जो सफलतापूर्वक इस चुनाव का संचालन कर सकते हैं, चुनाव को लड़ा सकते हैं। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है। स्थानीय नेताओं के अपने चुनाव क्षेत्र में घिरने के कारण पार्टियों का जोर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर है। इसीलिए बीजेपी जहां पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम त्रिवेंद्र रावत की रैली के भरोसे है, तो वहीं कांग्रेस भी राहुल और प्रियंका के भरोसे माहौल बनाने की जुगत में है। अब देखना होगा किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल सीट पर हरीश रावत के नामांकन के बाद कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। नैनीताल में महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो हरीश रावत के लिए चुनाव में काम करें। नैनीताल में आयोजित कांग्रेस की बैठक में जिला अध्यक्ष सतीश नैनवार और नगर अध्यक्ष ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो एकजुट हों। और इस दौरान सरिता आर्या ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। जनता खुद चाह रही है कि परिवर्तन हो। जिस तरह से जुमलेबाजों की सरकार थी, झूठ बोल बोल कर उन्होंने सत्ता हथियाई थी,
कांग्रेस ने जो भी वायदे किए पूरे किए। अभी आपने देखा होगा 3 जगह हमारी सरकार आई, माननीय राहुल गांधी जी का बयान था कि सरकार बनते ही हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, और वो सरकार ने किया। रुद्रप्रयाग में बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रूठों को मनाने में लगी हुई है। केदारनाथ की पूर्व विधायक आशा नौटियाल की बीजेपी में वापसी के साथ ही उनके साथ गए 150 से ज्यादा कार्यकर्ता ने भी आज बीजेपी में वापसी की। इस विधानसभा क्षेत्र के, और 2 साल के अंतराल के बाद आज उनकी घर वापसी हुई है। इससे इस ज़िले में भाजपा को बहुत मजबूती मिली है, और अब हम पुख्ता तौर पर ये दावा कर सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में भाजपा प्रत्याशी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। देश संगठन का और राष्ट्रीय संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक निष्ठावान जो कार्यकर्ता थी हमारी पूर्व में, और थोड़ी 2017 में मन खराब होकर बाहर चली गई थी, आज पुनः उन्होंने पिछले प्रदेश कार्यालय में उनको वापस लिया गया, और आज वो रुद्रप्रयाग पहुंची, और उनके साथ पूर्व में 150 से 200 कार्यकर्ता बाहर चले गए थे। आज वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मणि जी महाराज के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक हुआ। गोपाल मणि जी महाराज ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गौ गंगा संरक्षण और विकास के लिए वो जनता से समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजा को विश्राम करने दो, सेवक को समर्थन दो, जिसके जवाब में बीजेपी प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि राजा रानी की बात नहीं, मोदी की बात है, मिलकर सबको काम करना है। विकास के साथ साथ संस्कृति और संस्कार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। भारत देश जो है गांव का देश है, रोजगार की परिकल्पना हमारे दिमाग में। गौ माता की कृपा है, गंगा जी की कृपा है, सब कुछ है, और जहाँ गौ है वहाँ बद्रीनाथ तो उन्हीं में है, गौ में ही तो बद्रीनाथ है। क्यों राजा लोग तो विश्राम करते हैं और उनको विश्राम करना चाहिए। हम तो सेवक हैं सड़क में, तो हमको चलना चाहिए। हमारे लोग सब साथ हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रानी या राजा का बात नहीं है, ये मोदी जी का बात है। हम सब है और हम लोग सब आगे कर काम करेंगे।